हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक वर्ष आज पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में हिसार की इस पावन धरा पर मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे साथ तमाम जिलों से जुड़े हमारी कैबिनेट के सहयोगी साथी मिनिस्टर, मंच पर विराजमान MOS श्री अनूप जी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, हमारे सांसद भाई विजेंद्र जी, विधायक हिसार कमल गुप्ता जी, विधायक बरवाड़ा जोगीराम जी, जनरल DP वट्स मेंबर राज्यसभा, विधायक हाथी बयाना जी, सरदाना जी, हमारे डायरेक्टर साकेत कुमार जी, हमारे बीच में मौजूद एडवाइजर टू CM अनिल राव जी, तमाम मंचासीन, तमाम जिलों से जुड़े विधायक, सांसद, अधिकारी और हरियाणा प्रदेश एक सपना हिसार के अंदर एयरपोर्ट की स्थापना का इस स्ट्रिप बढ़ाने से दशकों पूर्व लिया गया और निरंतर एविएशन हब की चर्चा भी चली, मगर आज वो सपना हमें पूरा होता दिख रहा है। एनवायरमेंट क्लियरेंस एविएशन की और खास तौर पर हिसार डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर कोरोना काल के अंदर भी अचीव करने का काम किया। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में प्लानिंग के लिए हमारी एविएशन की टीम ने जहां कोविड के अंदर भी अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी करी और उनको इनवाइट किया कि 4 सेक्टर्स पर हिसार में एविएशन पे हम काम करेंगे और धीरे धीरे एक स्वरूप जो इस एयरपोर्ट का होना चाहिए तो उस और चलना शुरू किया। पहला कि हमारे यहां पर MRO हम लेकर आए। दूसरा, पायलट ट्रेनिंग के बाद पायलट को निरंतर एक्टिव रखने के लिए सिमुलेटर की व्यवस्था हमारे इस एविएशन हब पे हम करें। साथ में एयरपोर्ट के साथ साथ इंडस्ट्रीज को हम इनवाइट करें। उसके लिए हमारी सरकार ने केंद्र को जो उनका बल्क ड्रग पार्क की योजना है, 1000 से अधिक एकड़ जमीन का एयरमार्क कर प्रपोजल भेजा है और इस पूरे हब की डेवलपमेंट के लिए चाहे वो ड्राई पोर्ट की व्यवस्था हो, कार्गो पोर्ट की व्यवस्था हो, उसके अप्रूवल प्राइमरी तौर पर केंद्र से आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बधाई दूंगा पूरी सरकार को। इस एक वर्ष के अंदर हम जो फेज 2 की डेवलपमेंट का कार्य है उसको प्राथमिक तौर पर आज से शुरू कर पाएंगे। वहीं हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष में अनेक बड़े बदलाव, बड़े फैसले लेने का काम किया जिससे हरियाणा प्रदेश के एक एक नागरिक को उसका फायदा मिला। 26 जनवरी को जब सिरसी करनाल में मनोहर लाल जी और मैंने हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव
सिरसी को बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को केवल मात्र सिरसी तक नहीं, देश के 8 प्रदेशों में लागू करने का काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमने 5-5 गांव को एरियल सर्वे के माध्यम से गांव में कमेटियां और उनके प्रोग्रेस के माध्यम से लाल डोरा मुक्त ले जाने की ओर किया। वहीं हम बात करें, आज प्रदेश के अंदर कोविड काल के जहां अलग अलग प्रदेशों की व्यवस्था बिगड़ी, हरियाणा वो प्रदेश बना जिसने अपने लगभग हर एक जिले में आरटीपीसीआर के माध्यम से कोविड की टेस्टिंग की मशीन पहुंचाने का काम। रिकवरी के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की मेहनत ये दर्शाती है कि हमारे प्रदेश का रिकवरी रेट देश के अंदर आज प्राथमिक राज्यों में गिना जाता है। प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाना, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और इसके साथ जब लोग हरियाणा से या पंजाब, राजस्थान के लोग हरियाणा के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ओर जा रहे थे, तो हमारी सरकार ने ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से व्यवस्था बनाकर उनको उनके घर भी पहुंचाने का काम किया। और जो वापिस आना चाहते थे उनके लिए भी व्यवस्था बनाने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज किसानों की बात पूरे देश में चल रही है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक बैरियर था और बारी बारी उस पर प्रयास करे जाते थे कि किसानों के खाते में पैसा डाला जाए। आज एक साल होने में खुशी के साथ आपके साथ साझा करते हैं कि हमारी सरकार ने पिछली 2 खरीफ की और रबी की फसलों का एक एक दाना जो सरकार द्वारा प्रोक्योर किया गया है, उसका एक एक रुपया हमारे किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया। आज प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जहां किसान को उसके मोबाइल पर हम सूचित कर कर बताते हैं कि आज आपकी फसल बेचने का दिन है, आप मंडी में आ सकते। और प्रदेश में चाहे कोविड में गेहूं और सरसों की बात हो, चाहे आज मक्का, बाजरा, नरमा, पैडी की बात हो, किसी किसान को आधी रात को मंडी में आप बैठा करें, जैसे मंडी में आता है तुरंत प्रभाव आज पंचायती राज हम दूसरे प्रदेशों में ताकत नहीं। 2 बार इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक के माध्यम से तमाम जिला परिषद के चेयरमैन, मेंबर्स, सरपंच से हमने चर्चा कर डेडिकेटेड सीईओ देने का काम किया, डेडिकेटेड एक्सीएन देने का काम किया। और आज व्यवस्था बनाई कि हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और ताकतवर बने, उनको हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम करें। साथियों, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर केंद्र बल्क ड्रग पार्क हमें अलॉट करता है तो हरियाणा मेडिकल टूरिज्म का इन फ्यूचर हब बनने का काम भी करेगा। पिछले दिनों जब कॉटन के लिए मैं और मुख्यमंत्री जी स्मृति ईरानी जी से मिलकर आए, तो उनसे भी हमने आग्रह किया कि आज हम देखते हैं कि लुधियाना एक टेक्सटाइल हब बना बैठा है, गुजरात एक टेक्सटाइल हब बना बैठा है, तमिलनाडु एक टेक्सटाइल हब बना बैठा है। हरियाणा के हमारे 8 जिले ऐसे हैं जो कॉटन प्रोडक्शन के अंदर अपने आप में एक बेंचमार्क स्थापित करते हैं। और एक प्रपोजल हमारी सरकार केंद्र को अब भेजेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का इंटीग्रेटेड हब बनाने के लिए
हमें परमिशन दी जाए, उसमें स्टेट सेंटर चाहे शेयर कर डेवलपमेंट बनाए, मगर जहां कॉटन बनती है वहीं कॉटन के रिलेटेड फाइनल प्रोड्यूस तक उसी धरती से निकालने की एक परियोजना हम केंद्र सरकार को आने वाले भविष्य में भेजने का काम करें। साथियों, मैं तो एक चीज बता सकता हूं, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध पिछले 1 साल में कार्रवाई करने का काम किया है, आज हमारा जीएसटी पिछले साल के बदले इस कोविड काल में भी इंप्रूव, हमारी एक्साइज के अंदर पहली बार एडिशनल रिकवरी कोटे की हमने करवाने का काम किया। आज रेवेन्यू सिस्टम को जिस तरीके से दुरुस्ती की ओर ले जाने का काम किया और डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर प्रदेश के नई रेवेन्यू की तब्दीली हमने की। आम नागरिक घर बैठे जो अपना कंप्यूटर या मोबाइल अपने पे कर सकता है, अपनी एनओसी और टाइम बाउंड 14 दिन के अंदर उसको वो सारी व्यवस्था हम देने का काम कर रहे हैं। और उसको फिर बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जिस दिन का उसका टोकन मिलेगा, जिस दिन उसके डॉक्यूमेंटेशन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, वो स्वयं जाकर 1 मिनट के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और आने वाले दिनों में ये व्यवस्था और बनाएंगे कि जिस सेकेंड उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर जहां फिजिकल रजिस्ट्री उसको हम डिस्पैच करेंगे, वहीं ईमेल के माध्यम से उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी उसके ईमेल तक पहुंचाने का भी हम काम करें। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश और प्रगति की ओर जाए। और आज 1 साल होने के उपलक्ष्य में मैं तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि 365 दिन पहले, और मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मानेंगे, बहुत से लोग कहते थे कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर कहने लगे कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर कहने लगे साल की पूरा। आज 365 दिन तो हमारी इस गठबंधन की सरकार ने बड़े अच्छी तरीके से पूरे करने का काम किया है। और ये हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाया कि अगले 4 साल इसी लगन और मेहनत के साथ हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक के लिए और बेहतरीन काम भी करेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर और बेहतरीन तरीके से ले जाने का भी काम करेगी। और उसका पहला नतीजा आगामी बड़ौदा के उपचुनाव के गठबंधन जीतकर विपक्ष के लोगों को दिखाने का भी काम करेगी। मैं तो इसी के साथ दोबारा आपको सबको बधाई देता हूं कि आज लगभग 165 करोड़ की लागत से जो हमारा हिसार के फेज 2 का 10,000 फीट की लेंथ का रनवे का एक्सपेंशन का जो आज हमने भूमि पूजन किया है, इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश को और खास तौर पर हिसार को हम एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। और प्रदेश के अंदर जो 1800 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से उद्घाटन हुआ है, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि आज उनके लिए सरकार की ओर 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का। देव सज्जनों, पिछले 2014 से लेकर अब तक का और ये दूसरे कार्यकाल का साल, ये
उम्मीदों, आशाओं और विश्वास में रहा है। ये सारे साथी हमारे सामने आए हैं और आप इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं कि इस प्रदेश में एक नई सोच और नई कार्य संस्कृति का जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से किया है। भविष्य में आने वाले वर्षों में हरियाणा अपने आप में एक नए स्वरूप दुनिया के सामने आएगा और भी निखर कर आएगा। ये संकल्प हम सबका है और इस संकल्प के जो आधार हैं और हम सबकी जो प्रेरणा है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, ये अवसर है जब मैं आपके करतल ध्वनि के साथ उनसे प्रार्थना करूं, उनसे निवेदन करूं कि वे इस अवसर पर एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें और इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सब में ऊर्जा का संचार करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। बहुत ही आज एक विशेष अवसर है। हरियाणा के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कल्पना तो हमारी इसको न केवल राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की बनी हुई है। उसमें एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले चरण का ये जो भूमि पूजन के कार्यक्रम का अवसर और साथ ही पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा अवसर इस नाते से मैं कहूंगा कि 306 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज उद्घाटन अथवा शिलान्यास किया जा रहा है। एक साथ इतनी संख्या में उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि देश भर में कहीं हुआ होगा। 306 प्रोजेक्ट्स के आज उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर हिसार की इस भूमि पर मंच पर विराजमान हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, सभी 22 के 22 जिलों में हिसार समेत आज इस कार्यक्रम पर सब जगह हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश के कैबिनेट के जो साथी मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, जितने भी चेयरमैन नियुक्त हैं वो सब, दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार मित्र, अन्य सभी सज्जन वृंद भाई और बहनों, इस अवसर पर सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज का अवसर इस नाते से महत्वपूर्ण है कि ठीक 1 वर्ष पहले संयोग से उस दिन दीपावली का दिन था। 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी इस नाते से गिने तो हमारी दूसरी पारी थी और गठबंधन इस नाते से गिने तो हमारी ये पहली पारी। उस दिन राज्य की नई सरकार बनाने का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। एक विशेष बात कुछ मित्रों ने उस समय कही कि आज तक दीपावली के दिन राज्याभिषेक या तो हजारों वर्ष पहले हुआ था या फिर 2019 में हुआ है। वो भी एक संयोग था। इस 1 वर्ष के पूर्ण होने पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमने सोचा उसको किया, हमको उस मायने में पूरी टीम के नाते ये संतोष है कि मिलजुल करके और जैसा जैसा जिसके जिम्मे काम था सबने मेहनत की, चाहे मंत्रिमंडल के साथी, विधायक, चाहे हमारे केंद्र सरकार का योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने में, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे दोनों पार्टियों के हमारे पदाधिकारीगण, सबने मिलजुल करके एकता के रूप में आज तक इस काम को किया है। भाई दुष्यंत जी एक चर्चा कर रहे थे कि ये कांग्रेस शुरू दिन से ही, ये सरकार गई के गई, 3 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी, ये लगातार उनका मंत्र, उनकी रटंत ये लगातार चलती रहती है। आज भी चला रहे हैं
कि बस बड़ौदा का चुनाव हुआ नहीं और ये सरकार गई नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस का कि अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते रहेंगे तो हम सचेत रहेंगे और लगातार 5 साल वो बोलते रहें और हम भी दृढ़ता से अपनी सरकार को चलाते रहेंगे। अगर वो कहीं बीच में बोलना रुक गए तो हमारे लोगों को भी लगेगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई। कांग्रेस बोलती रहे, क्योंकि इस बोलने में ही कांग्रेस की जो अविश्वसनीयता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। केवल इसी विषय पर नहीं, झूठ के पुलंदे, हर समय झूठ बोलने का एक अभ्यास कांग्रेस का बना हुआ है। क्योंकि एक मुद्दा कोई है नहीं, छटपटाहट बहुत है। इतने लंबे समय तक एक साथ सत्ता से बाहर जब से हरियाणा बना है तब से वो नहीं रहे। बीच बीच में दूसरी सरकारें आती रही 5-5 साल के लिए, लेकिन लगातार 6 साल, हमारे भी 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आज मैं 6 साल कहता हूं, 6 साल कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर कभी नहीं रही। एक बार में 4-5 साल तो रही होगी, लेकिन अब एक एक दिन बढ़ता जा रहा है तो उनकी छटपटाहट ये देखने को मिल रही है। और हर किसी बात पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश में हो, कोई भी नई बात हमारी सरकारों ने की तो उसका वो हवा खड़ा करते हैं, भूत प्रेत जैसी कहानियां सुनाने लगते हैं। धारा 370 की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाने की बात कही, और जैसे ही पार्लियामेंट में यह पास हुआ कि 370 का प्रभाव खत्म किया जाए, कांग्रेस चिल्लाते हुए नहीं थकती थी, खून की नदियां बह जाएंगी। बोलो, कश्मीर में पिछला 1 साल में कुछ हुआ? बताइए, हुआ कुछ? नहीं हुआ। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की बात, हालांकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर किसी को ऐतराज करने का कोई हक नहीं होता है, सबको मानना ही होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन उस समय भी इन्होंने हुआ क्या फैलाया, देश में पता नहीं दंगे हो जाएंगे, यहां पर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, मार दिया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उस समय भी कितना हो हल्ला किया इन्होंने, पता नहीं क्या हो जाएगा। सीए एक्ट के भी बिल पास हो गए, एक्ट बन गए, राम जन्मभूमि पर मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया। किसी का कोई बाल बांका हुआ? नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करने की बात होती थी और जब कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र के अंदर, उस समय इनके अंदर एक बवाल उठता था कि ज्यादा उनके खिलाफ मत जाओ, उनके पास भी परमाणु बम है, लड़ाई कर देंगे और पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा हमारा, दुनिया के बाकी देश भी उसके साथ कूद जाएंगे। एक मोदी जी का यह हिया है कि पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के अंदर उनके आतंकवादियों के सिर पर बम मार करके और वहां उन लोगों को धराशायी किया। चाइना जैसे देश को कोई 1962 के बाद कांग्रेस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि चाइना के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे। आज चाइना को भी दुनिया में बिल्कुल एकांतवास करा दिया उसका, चाइना अकेला पड़ गया है दुनिया के अंदर। ये अगर नीति है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज दुनिया में हमारा स्थान बना है कि भारत देश हर दृष्टि से आगे है, ताकत में भी है, सहनशीलता में भी है, हर प्रकार के विषय में आज भारत का स्थान ऊंचा हुआ है। और ये कांग्रेस के लोग आज भी कोई ना कोई हवा खड़ा करते रहते हैं। लेटेस्ट अभी का उदाहरण, किसानों के लिए 3 अध्यादेश आए, पार्लियामेंट में कानून बन गए, लेकिन किसान को क्या बहकाएंगे? किसान खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर के सब चीजों पर कब्जा कर लेंगे। अब हमारा
किसान भोला भाल किसान ही कहूंगा मैं, तो किसान को ऐसा चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि इसको समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो हमारा किसान भाई शुरू में जल्दी ही बहकावे में आता है, लेकिन जब असलियत पता लगती है तब उसको ध्यान में आता था कि ये बहकावे में बहका रहे थे हमको। तो इस कांग्रेस ने कुछ इनके पिट्ठू इनके साथ यूनियनबाजी करते हुए साथ लगे रहते हैं, उनको उकसाते रहते हैं, हर प्रकार की मदद करते हैं और शोर मचाते हैं। आखिर लगातार प्रोक्योरमेंट चल रही है। आज 22 दिन से प्रोक्योरमेंट ठीक से चल रही है। शुरू में एक सप्ताह तो कठिनाइयां कई आती हैं, लेकिन आज 27 तारीख हो गई, शुरू के 5 दिन छोड़ दिए जाए तो 22 तारीख से प्रोक्योरमेंट भी ठीक चल रही है। मंडियां भी सारी चली हैं। मंडियों के अलावा जितने परचेज सेंटर हो वो भी खोले गए हैं, चाहे बाजरा के हो चाहे धान के हो। कपास की भी प्रोक्योरमेंट ठीक से चल रही है। पिछली बार कोई 15-16 स्थानों पर खरीद हुई थी, इस बार 30 स्थानों पर कपास की परचेज हो रही है, सीसीआई कर रही है। सबको पेमेंट 70% किसानों को पेमेंट डायरेक्ट उनको जा रही है उनके खातों में। कहीं एमएसपी खत्म हुआ नहीं, कहीं मंडियां खत्म हुई नहीं। किसान को तसल्ली हो गई कि हमको बहकाया जा रहा था। और ये बहकावे में आने वाले किसानों के जो नेता हैं, कुछ छुटपुट नेता वो हैं, इन किसानों के लीडर बने हुए हैं। हम भी चाहते हैं, उनको समझाते हैं, बात करते हैं कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात कहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शन करना तब भी करो, लेकिन एक सीमा से आगे बढ़ करके नहीं करो। ये लोग पुतले जलाते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं, हमें कोई बात नहीं, लेकिन एक सीमा उस समय पार होती है जब ये कहते हैं कि दशहरे के दिन जैसे रावण का पुतला दहन किया जाता है, ऐसे हम प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। ये सीमा, इस सीमा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। आखिर वो प्रधानमंत्री जो राम जन्मभूमि के ऊपर जाकर के विशाल राम मंदिर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाते हैं, उनको हम राम भक्त कहेंगे। जो राम भक्त है वो रावण के बराबर उसकी तुलना की जानी चाहिए क्या? ये शर्म की बात है। तो ये चीजें हमको सबको समझनी चाहिए। तो मित्रों, आज इस अवसर के ऊपर जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट का पहला चरण शुरू हुआ है। एयरपोर्ट की जो रनवे का बनाने का काम, आज भूमि पूजन हुआ है, काम अलॉट कर दिया गया है। 165 करोड़ रुपए का ये काम है। और जैसा 306 विकास की परियोजनाएं हैं, ये भी 1688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के 1843 करोड़ रुपए का इस काम का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें प्रमुख विभाग जिनका सब जिलों के अंदर शिलान्यास हुआ है, उसके अंदर पावर डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, हायर एजुकेशन है, हेल्थ के भी 10 प्रोजेक्ट हैं, इरिगेशन के 13 प्रोजेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री के 22 है, मार्केटिंग बोर्ड की 15 सड़कें हैं। तो ऐसे फुटकर विभाग भी, तो कुल मिलाकर ये 306 परियोजनाओं के काम के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमने जब सरकार के इस दूसरी टर्म में आकर के शुरू किया, तो उसमें जो हमारे पहले के विषय थे उनको सबको हमने चालू रखा। ये वर्ष विशेष हमने सुशासन के नाते से और इसको बनाने की बात की थी कि 2020 सुशासन संकल्प वर्ष होगा। तो इस सुशासन संकल्प वर्ष में जैसा हमने कई काम किए हैं, उसके अंदर हमारे जो ई गवर्नेंस के जितने भी मुद्दे हैं, जिसको अभी गिनाया गया है आपके सामने, चाहे वो लाल डोरा मुक्त करने की गांव के अंदर हमने मुहिम चलाई, और इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री जी ने भी अपना करके लगातार 6-7 प्रांतों के अंदर उसको लागू किया, स्वामित्व योजना के नाम से। इसी प्रकार ग्राम दर्शन पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, ई ऑफिस, चाहे हमारे सेक्रेटरिएट में ई सचिवालय की बात हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, इनके कार्यालय सबके ई ऑफिस हो चुके हैं। अब जो फाइलें हैं वो कहीं रुकती नहीं है, तेजी से काम कैसे सरकारी कामों में हो। इसी प्रकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। अभी एकदम हमने जो लास्ट लेटेस्ट जो किया है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है
आरटीओ ऑफिस जो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, उन आरटीओ ऑफिस को बदल करके और सारे स्टाफ को जहां जहां में शंका थी नया स्टाफ ला करके और आरटीओ के बजाय उनको डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डीटीओ का संज्ञा दे करके और सारा स्टाफ हमने बदला है। भ्रष्टाचार को वहां सहन नहीं किया जाएगा। योग्यता के आधार पर नौकरियों की बात हमने पिछली बार ही शुरू की थी। लगातार उस क्रम को चलाए हुए हम इस एक वर्ष में 10,000 नई नौकरियां दी गई हैं और यह हमारा 1 लाख नौकरी देने का इन 5 सालों के अंदर संकल्प है। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट उद्योग के अंदर भी भरपूर इन्वेस्टर आ रहे हैं। लघु उद्योग बहुत बड़ी संख्या में वो चालू हो रहे हैं और हमने एक और जो संकल्प लिया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं कि प्राइवेट उद्योग के अंदर 75% नौकरियां ये हरियाणा के नौजवान को मिलेंगी। ये हम सबसे पहले ये उसका संकल्प कराएंगे। हरियाणा के लोग को नौकरी पहले, अगर हरियाणा से कोई उनको नौकरी करने वाला आदमी ना मिले तब वो बाहर की नौकरी किसी को दे सकते हैं ताकि हरियाणा के हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार किसानों की बात जैसे मैंने बताई, 3 बिल का तो विषय रखा ही है। हमने जो भावांतर भरपाई योजना, ये किसी प्रदेश में आज तक लागू नहीं हुई कि अगर लागत से कम मूल्य उसको मिलता है तो ऐसे 17 सब्जियों के अंदर और फलों के अंदर हमने इसको लागू किया है। जितना कम भाव उसको मिलेगा वो सरकार देगी, ज्यादा मिलेगा तो किसान का होगा। तो इसी प्रकार प्रगतिशील किसान, उनको हमने प्रोत्साहन के सम्मान की योजना बनाई है कि जो अच्छा प्रगतिशील किसान बनेगा और दूसरे किसानों को भी अगर वो प्रगतिशील इस नाते से सहायता करेगा तो उसके लिए एक अलग से प्रोत्साहन की इसकी योजना बनाई है। पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वैसे हमने पशुधन की भी किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई है। मित्रों, ये जो 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष में बहुत काम किए। हमारी जितनी अभी दिखाई गई हैं डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, गीत जैसे दिखाया गया है, उसके अंदर बहुत सी चीजों का उल्लेख किया है। एक पुस्तिका जिसका विमोचन किया है, ये भी आप तक सब तक पहुंच जाएगी। उसके अंदर पूरा विस्तार से लिखा है। अगर मैं साल भर की योजनाएं गिनाने लगूंगा तो मेरे पास 147 बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं बोल सकता हूं। लेकिन हमने इतना ही है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो हमारा गरीब व्यक्ति है, किसान है, छोटा दुकानदार है, मजदूर है, इन सब की सहायता के लिए सब योजनाएं, महिलाओं का, बालकों का, इनका बाल विकास, महिला विकास, इसकी ओर ध्यान और किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं और जो सर्विसेज हैं वो घर तक कैसे पहुंचाई जाए, परिवार पहचान पत्र नामक जो योजनाएं, ऐसे बहुत से काम किए हैं। और साथ ही भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए ये भी बहुत काम चल रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले इन्हीं दिनों में लगभग 2 महीनों में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 199 छापे लगाए हैं और इस 199 छापों में जो गलत काम करने वाले, मिलावट करने वाले या जिस प्रकार के जो ऐसे धंधे करते हैं जिसके अंदर किसी भी नॉर्म्स को तोड़ करके पैसा कमाने की जो बात करते हैं, उस काम को भी रोकना होगा ताकि मिलावटी चीजें खाद्य पदार्थ के नाते से उनको ना परोसी जाएं या जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी काम करते हैं। कई बार खतरनाक काम उनको ऐसा वो करते हैं जिनके पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे बहुत से मुद्दों के ऊपर हम इस बार थोड़ा सा सख्ती करके 103 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो हमारा काम है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। काम काफी हुए हैं लेकिन करना अभी भी शेष है। उस शेष काम को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि हरियाणा की जनता को सुखी करना, ग्रामीण जनता हो चाहे शहरी जनता हो, इन सबको सुखी करना ये हमारा काम है। व्यवस्थित काम आगे बढ़े, आम नागरिक को सुख मिले, जो दोषी जो अपराधी हैं उनको किस प्रकार से हम किस प्रकार से दंडित करें, कैसे उनको भयभीत करें, ये सारी बातें हम करेंगे। इस नाते से 1 वर्ष के इस कार्यकाल के ऊपर पुनः मैं आपको बधाई देता हूं और आगे आने वाले जो 3 वर्ष है, इन 3 वर्षों में मैं नागरिकों को और यहां तक विपक्षी पार्टियों को भी कहूंगा कि अगले 3 वर्ष ये सरकार के साथ सहयोग करें, रचनात्मक विरोध करें। राजनीति करनी है तो चौथा आखिरी साल जो हमारा है उसमें राजनीति भी करें। आज राजनीति करने का अवसर नहीं है। आज अगर राजनीति करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे तो हमें विकास के नाते से अवरोध पैदा करके प्रदेश को पीछे ले जाएंगे। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक काम सबको करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, इसी में प्रदेश का भला है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक ले जाने में प्रदेश का जो वो नेतृत्व कर रहे हैं उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करूं। उससे पहले
इस कार्यक्रम में चूंकि आप जानते हैं कि श्री हरदीप सिंह पुरी साहब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उनकी भी उपस्थिति होनी थी, लेकिन बहुत अति आवश्यक कार्य की वजह से, किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से जो संभव नहीं हो सका उनका आ पाना। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार, उनका बहुत सहयोग और इस परियोजना के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो ये अभी चूंकि इस कार्यक्रम को मंच पर हम यहाँ विराम जरूर देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ मीडिया लाउंज में मीडिया के साथ इंटरेक्शन करेंगे। मीडिया के बंधु सभी वहाँ, मैं निवेदन करूंगा कि वे वहाँ सब पहुंचे और मुख्यमंत्री महोदय से इंटरेक्शन करें। लेकिन अभी के लिए इस मंच पर मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, उनके नेतृत्व के लिए, उनके गर्मामयी उपस्थिति के लिए और उनके उस स्नेह के लिए जो सिर्फ बिहार के, यहाँ हरियाणा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए भी उसी तरह से उनके दिल में सहृदयता है। और जिसका जिक्र माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने किया कि हमारे प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से, उनकी संरक्षा का, उनकी सुरक्षा का, उनकी देखभाल का जो जिम्मेदारी जिस ढंग से मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनाओं के साथ प्रदेश सरकार ने उठाई। 27 अक्टूबर 2019 को हमने शपथ ली थी और आज 27 अक्टूबर 2020 शपथ वाला दिन संयोग से दीपावली का दिन था, तो ये भी एक अवसर, विशेष महत्व का अवसर था, इसलिए उसको मैं ध्यान करा रहा हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस नाते से तो हमने पिछली 5 वर्ष की भी सरकार चलाई, हमारे गठबंधन की इस नाते से ये दूसरी सत्र की सरकार चल रही है, पहला ये वर्ष है। इस वर्ष में एक जो विशेष कठिनाई कहें या एक ऐसा अवसर कहें, वो है कोविड का अवसर। किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार के इस अवसर में से हमको गुजरना पड़ेगा, और हम हरियाणा में ही नहीं तो देश और दुनिया भी इसमें से गुजर रही है, और अभी कोई समाप्त नहीं हुआ है, उससे लगातार हम जूझ रहे हैं। इसका ग्राफ ऊंचे नीचे हो रहा है। एक बार बीच में काफी सुधार में आ गए थे, बाद में फिर ये ग्राफ जो एक्टिव मरीजों का वो बढ़ गया, अब धीरे धीरे फिर डाउन है। अलग अलग मत हैं, कुछ लोगों का कहना है कि लगातार ठीक हो जाएगा, और कुछ लोगों का कहना है कि दीपावली के बाद ही फिर एक बार ऊपर आएगा। सारे देश और दुनिया के साथ हम चलेंगे। फिर भी हमने सरकार इस नाते से हरियाणा में बहुत चीजों पर कंट्रोल किया। बहुत प्रदेशों से हमारी स्थिति काफी अच्छी है। आज अगर जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स है महाराष्ट्र जैसे, उस क्रम में हम देखें तो हम 17वें नंबर पर आते हैं। हमारे से ज्यादा 16 स्थानों पर हमारे से एक्टिव मरीज ज्यादा हैं, वहाँ डेथ्स ज्यादा हुई हैं। आज भी वहाँ जो इस समय एक्टिव हैं वो हमारे से ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से हम काबू करने में लगे हैं। फिर भी हमने लगातार अपने कामों को पीछे नहीं छोड़ा। कभी कभी कहते हैं कि कोई चुनौती आती है तो चुनौती भी कई बार अवसर साथ लेके आती है। तो एक चुनौती है, इस समय का हमने उपयोग अवसर के नाते किया, और खास करके जो चीजें आईटी के ऊपर डिपेंडेंट थे हम, जो धीरे चल रही थी, क्योंकि अवसर मिला तो उस अवसर का हमने उपयोग आईटी के नाते किया, क्योंकि मिलना जुलना भी वर्चुअली ही संभव था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलते जुलते थे, तो वो भी साथ हुआ। समय मिला तो हमने बहुत चीजों पर उस काम में आगे बढ़ा करके भी हमने उस काम किया। एक जो महत्वपूर्ण विषय हमारा बहुत पहले से चल रहा है वो ये है कि जैसे नागरिकों का पहचान जो है वो आधार कार्ड से है। हमने हरियाणा में एक नया जो कंसेप्ट किया था कि परिवारों की पहचान की जाए, तो परिवार पहचान पत्र का एक जो हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। 60 लाख के लगभग परिवार जो है चिन्हित हुए हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको कार्ड दिए जा चुके हैं, वो कोई 14 लाख परिवार हैं जिनको हमने परिवार पहचान पत्र के कार्ड दे दिए हैं। उन कार्डों से जो खास करके सामाजिक न्याय की जो जितनी भी योजनाएं हैं, सोशल जस्टिस जो हमारा जो मिनिस्ट्री है, उसमें जितनी भी सुविधाएं हैं, सब स्कीमें हैं, वो उसी को देने लगे हैं। अभी शिक्षा में भी, स्कूलों में एडमिशन, उसमें हमने शुरू किया है कि जो बच्चे विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनका भी परिवार पहचान पत्र के नाते से एडमिशन हो जाए, ताकि वो सारी स्थिति बने। एक एक विभाग को इसमें जोड़ते जाएंगे और सब 60 लाख परिवारों को इसमें रजिस्टर किया जाए, ताकि उससे पहचान परिवार की बने। तो एक महत्वपूर्ण काम है, ये हमने किया है। जैसा मैंने बताया है कि इन 6 महीनों के, इस 1 वर्ष के जो हमारा डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का, उन्होंने 147 विषय ऐसे लिखे हैं जो हमने नए काम किए हैं, चाहे वो पिछले
चलते हुए कामों को आगे बढ़ाया है या नए काम किए हैं। सब गिनाना तो बड़ा कठिन होगा, फिर भी हमने जो पुस्तक अभी विमोचन किया है 1 वर्ष की उपलब्धियां, वो आप लोगों को मिली है क्या सबको अभी? हाँ, इसके अंदर मिल गई है, उसमें सब हैं। फिर भी मैं कुछ का उल्लेख करूंगा ताकि चर्चा के लिए आपको भी कुछ विषय उसमें से निकल आए। जैसे परिवार पहचान पत्र की बात थी, ऐसे ही एक हमारी योजना थी कि हर एक गांव उसकी अलग से वेबसाइट बने और उस वेबसाइट में गांव की जितना भी जानकारियां हैं, प्रोफाइल है वो उसमें हो, जितने एसेट्स हैं वो उसमें हो, और हर गांव का उस गांव का कोई भी व्यक्ति अपने गांव के बारे में कोई सुझाव देना चाहता है, कोई इच्छा रखता है, डिमांड रखता है, उसके अंदर वो जाकर के डाल दे डिपार्टमेंट के हिसाब से, ताकि हर एक डिपार्टमेंट को कहें कि पूरे हरियाणा के 6700 गांव में इस विभाग की क्या क्या चीजें हैं, सुझाव के रूप में, डिमांड्स के रूप में, उनका विश्लेषण करिए और उस आधार पर प्रायोरिटी तय करिए। पिछले साल भर की डिमांड्स कुछ साथ साथ होंगी और बड़ी डिमांड्स अगर होंगी तो साल के अंत में अगला बजट बनाते समय कम से कम लोगों की इच्छा के अनुरूप ये सारे बजट बनाए जाए। एक बहुत बड़ा जनता का जिसको कहना चाहिए सहभागिता, वो इससे बढ़ेगी और गांव का जो शासन प्रशासन है वो इसमें अच्छा चलेगा। हमने इसी प्रकार सुशासन संकल्प वर्ष के नाते से ई गवर्नेंस को बहुत महत्व दिया है। ई गवर्नेंस में हमारे ई ऑफिस, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, चाहे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ये 3 शुरू किए हैं। धीरे धीरे सभी विभाग अपनी पूरी फाइलिंग ई फाइलिंग करेंगे। वहां कोई भी सॉफ्ट जो हार्ड कॉपी है या फाइल गत्ते की बन करके जाएगी, ऐसा नहीं है। ई फाइलिंग से जाए आए, उसमें टाइम कम से कम लगेगा, मॉनिटरिंग सारी हो जाएगी। तो इसको भी हमने बहुत प्राथमिकता दी है। नए विभाग हमने कुछ शुरू किए हैं, जिसमें एक तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रिड, जिसके अंतर्गत ये परिवार पहचान पत्र का सारा काम उसे भी किया जा रहा है। बहुत सी योजनाएं नागरिकों की, परिवारों की, वो सब उसके माध्यम से दी जाएंगी। डाटा भी उसमें कलेक्ट किया जाएगा और सभी विभागों का एक ही डाटा होगा। आज अगर हम व्यक्तियों का भी डाटा पूछते हैं ना, भले वो आधार कार्ड से जुड़ा है, फिर भी किसी का कोई फिगर है, किसी कोई फिगर है, परिवारों की भी किसी डिपार्टमेंट की कोई फिगर है, फूड सप्लाई की अलग है, हेल्थ की अलग है, लेबर डिपार्टमेंट ने भी एक सूची बनाई हुई है, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन एक डाटा बढ़ने के बाद उसका जो तालमेल आपस में बैठ जाएगा। जो हमने हाउसिंग फॉर ऑल, ये योजनाएं अभी ग्राम विकास और अर्बन लोकल बॉडीज इसमें चल रही थी। कुछ योजनाएं अलग से भी थी, हाउसिंग बोर्ड की अलग योजना थी, कोई अलग अलग नाम से अलग अलग योजनाएं, उन सबको इकट्ठा करके एक नया विभाग, नया तो नहीं है, जो पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट होता था, बहुत छोटा डिपार्टमेंट था, जिसमें केवल हाउसिंग बोर्ड ही काम करता था और कुछ नहीं था। उसी डिपार्टमेंट को हाउसिंग फॉर ऑल इसका नाम देकर के सारी योजनाएं वो उसमें डाली गई हैं। और ये जो परिवार पहचान पत्र में जैसे ही हमारे पास डाटा आ जाएगा कि किस परिवार के सिर पर छत नहीं है, ऐसे सब परिवारों को मकान बनाने के लिए और जो सुविधाएं देनी होगी वो देंगे। कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना में है, कुछ प्रदेश स्तर की दी जाएंगी। आने वाले समय में हर एक परिवार को, खास करके एक वर्ग जैसे हम देखते हैं डीएनटी है या घुमंतु जाति है, ये लगभग 25,000 परिवार ऐसे हैं जो घुमंतु जाति, गाड़ी लोहारी है, जिनका कोई एक जगह ठहराना ही नहीं होता। हमने सबसे पहले उनको चिन्हित किया कि इनको एक जगह बसाया जाए। अब वो जमाना चला गया, जो महाराणा प्रताप की फौज होती थी, यहाँ बैठे जाए तो यहाँ गाड़ी के नीचे अपना पली लगा ली, वहां बैठे वहां लगा ली, 10 दिन कहीं, 15 दिन कहीं। उन सबको हमने प्रेरित किया है, उनके संगठन बने हुए हैं और वो मान गए हैं कि अब वो जमाना नहीं है, हमको एक जगह पड़ा है, बच्चों की शिक्षा हो जाए, उनको रोजगार मिल जाए, उनकी स्किलिंग हो जाए, उन्हीं के परंपरागत काम वही कराएंगे। तो ऐसी सारी व्यवस्था हम इस आवास विभाग के अंतर्गत करेंगे। एक नया विभाग हमने बनाया, विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि केवल केंद्रीय स्तर के ऊपर जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है वही ना लगा रहे विदेश के साथ संपर्क करने में, विदेश से प्रदेश भी सीधा सीधा संपर्क करें और वहां के इन्वेस्टर्स हैं वो आए, अपने यहाँ की चीजों को हम एक्सपोर्ट करें। तो जितने भी विदेश के मामले हैं उनके साथ प्रदेश सीधा जुड़े। वर्ल्ड बैंक के सामने भी हमने विषय रखा है, बल्कि अब हमें सुविधा हो गई है कि हमारे अपने ही एक अधिकारी राजेश कुल्लर, वो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन करके जा रहे हैं, 4 देशों को वो संभालेंगे। उनके मन में भी ये बात बैठी हुई कि प्रदेशों को सीधा वर्ल्ड बैंक के साथ जोड़ें। इसमें नया प्रावधान होगा। अभी तक तो वर्ल्ड बैंक किसी एक देश को, कंट्री को मान्यता देता है, प्रदेश को भी नहीं देता है, लेकिन इस एजेंडे के ऊपर आगे चल करके काम करेंगे। एक विभाग हमने इंडस्ट्री विभाग का एक पार्टीशन करके, बिग इंडस्ट्रीज, मेगा इंडस्ट्रीज, उनको अलग करेंगे। एमएसएमई विभाग, ये हमने उसको अलग बनाया है।
क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में एमएसएमई हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनका ठीक से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ठीक उन पर ध्यान नहीं देते। बड़ी इंडस्ट्री की तरफ सब दौड़ते हैं, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, इतने हजार का एम्प्लॉयमेंट हो गया। छोटी इंडस्ट्री 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, 15 लोग जहाँ काम करते हैं, उनका एनवायरमेंटल स्थिति क्या हो। छोटा आदमी सब व्यवस्था विषयों में से, सरकारी प्रावधानों में से पार भी नहीं हो पाता। तो एमएसएमई का अलग एक विभाग इसको बना करके उनको भी सुविधा दी जाए। किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। 10 रुपए की भोजन की थाली हमने देखा ही है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की बात हमने कही है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे पशुधन क्रेडिट कार्ड। 10 रुपए की भोजन की थाली हर एक कैंटीन, हर एक मंडी में जहां जहां किसान का आना जाना होता है तो उनको अटल किसान मजदूर कैंटीन। प्रगतिशील किसान, हमने कहा कि लगभग 500 साढ़े 500 किसान प्रगतिशील हैं हरियाणा में। कुछ लोगों ने सरकारी सहायता ली, कुछ लोगों ने अपने दम पर नई नई योजनाएं बना करके अपने आप को एक अच्छा बड़ा किसान स्थापित किया है। उनके जिम्मे लगाया कि आपको हम सम्मानित करेंगे। जो बढ़िया किसान, जमीन छोटी है बड़ी है लेकिन नई नई खोज करके नए नए प्रकार से अपनी आय को कैसे बढ़ाता है, कैसे वो मार्केटिंग में घुसता है, कैसे नए नए बीज ला करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो उनको एक सम्मानित करने की योजना बनाई है। 5 लाख रुपए का पुरस्कार, फिर 3 लाख रुपए का पुरस्कार, 1 लाख का पुरस्कार। एक दूसरा, अपने जैसे 10 किसान वो लोग बनाए किसी प्रकार के, वो जो ट्रेंड करेंगे दूसरे किसानों को, उनकी अलग योजना बनाई है, ताकि आज 500 हैं तो साल 2 साल के बाद 5000 किसान ऐसे बने। फिर उन 5000 को कहेंगे 10-10 बनाए तो 50,000 बने, ताकि किसानों को नई टेक्निक ये मिलनी चाहिए। हर किसान अपने आप सोच नहीं सकता, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं के जिम्मे लगाया है। इसी में किसान मित्र योजना, ये भी आगे की योजना है लेकिन इस पर काम शुरू कर दिया है। हर किसान को उसके साथ एक मित्र, किसान मित्र जोड़ने की योजना है, ताकि उस किसान को जागरूक किया जाए। थोड़ी जमीन है तब भी अच्छी इनकम कर सकता है। अब जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, जमीन तो धीरे धीरे घट रही है लोगों की, जो छोटी हो रही है, लेकिन इसी में ऐसी फसल बोई जाए जिसके अंदर आमदन अच्छी हो, और जो आमदन हो जाए उसको ठीक से खर्च करे। आज उसको किसान जो है वो अपनी आमदन को खर्च करने का जो तरीका है उसका वो ऐसा नाप शनाप है जो वो ऋण के चक्कर में फंस जाता है, और ऋण के चक्कर में एक बार फंसा आदमी निकलता मुश्किल से है। तो उनको सहायता करके ऋण के चक्कर में न फंसे, ऐसी योजना इस किसान मित्र योजना के माध्यम से उनको बताई सिखाई जाएगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जैसे हमने बताया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, आंगनवाड़ी में या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूध ये उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए मैंने प्रारंभ कर दिया है, ताकि उनका शारीरिक जो आवश्यकता है वो उससे पूरी होती रहे। महिला किशोरी सम्मान योजना, ये जो 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाली स्कूल के माध्यम से, बाकी सब आंगनवाड़ी के माध्यम से, उनको उपलब्ध कराया हमने सैनिटरी नैपकिन्स फ्री। लगभग 20 करोड़ रुपए की योजना बनी हमारी, तो ये इस साल उसको चालू किया है पहली बार, और आगे लगातार इसको सप्लाई कराएंगे। ये महिलाओं के सम्मान के नाते से एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें महिलाओं में बड़ा एक संतोष और सुख है। पुलिस कर्मियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात भी हमने कही है। अभी तक 9-10% है, इसको कैसे 15% तक लेकर के आएंगे। अगली पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसा मैंने बताया कि इस 1 साल में सरकारी नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी मर्जी के, तीसरा शब्द हमने मर्जी जोड़ा है, खर्ची नहीं, पर्ची नहीं, मर्जी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत मिलती है हमको भी कि आप एक एक्सीएस बना सकते हो, आईएएस बना सकते हो, हमने वो भी छोड़ दी। जिसने एक्सीएस बनना है, जो व्यक्ति उपलब्ध हैं या जो उस अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, उसको एग्जाम देना पड़ेगा, जो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अपने आप हो जाता था। अब हमारे साथी भी इससे बड़े हैरान हैं कि हमने क्यों छोड़ दिया। हमने कहा भाई देखो, योग्यता हर जगह चाहिए। ऐसे ही आईएएस अभी एग्जाम लिया पीछे, तो 5 सीटों के लिए 25 लोगों की सूची वो हमने भेजनी है 31 तारीख से पहले, अभी 3-4 दिन में चली जाएगी। इस प्रकार से ये भी हमने किया है। सुपर 100 कार्यक्रम 2 जगह हमने शुरू किया था, पंचकुला और रेवाड़ी। इनमें से 72 बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे, बैकवर्ड क्लास के बच्चे, इन सबको पढ़ाना शुरू किया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम था, चाहे जेडब्ल्यू का था, इसमें से 72 बच्चे जो है सिलेक्ट होकर के और एडमिशन के लिए जा रहे हैं इन 100 में से। उसी में से हमको उत्साह आया, तो हमने उसका 2 की जगह अगले इस साल 4 सेंटर खोलेंगे।
अभी एक पंचकुला रेवाड़ी तो रहेगा ही, एक कोई पश्चिम हरियाणा में खोलेंगे, एक कोई मध्य हरियाणा में खोलेंगे, ताकि चारों हिस्सों में एक एक स्कूल, ऐसा नाम इसका वही सुपर 100 ही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि केंद्र ने उसकी घोषणा की है। बहुत नए बदलाव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आएंगे, उसको हमको करना है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही जैसे 4000 प्ले वे स्कूल इस बार 1135 पर काम शुरू कर दिया है, अगले सालों में और बढ़ेंगे। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 112 अब नए शुरू किए जा रहे हैं और 22 या 28 पहले से चल रहे हैं, तो लगभग 140 संस्कृति मॉडल स्कूल ये भी बनेंगे। शिक्षा क्षेत्र में अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन, हमने बजट भी इसका बाकी विभागों से अधिक बढ़ा के रखा कि आखिर हमारी नई पीढ़ी ये आज अगर उसको हम संभाल लेंगे तो आने वाले 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद हरियाणा के विकास में, प्रोग्रेस में, हरियाणा को आगे बढ़ाने में तो बहुत बड़ा योगदान होगा। पढ़ाई पर खर्च आज करेंगे, रिजल्ट 15 साल बाद मिलने वाला है। लाल डोरा की बात मैंने बताई कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के नाते से कई प्रांतों में लागू करा दिया है। हमारे यहाँ भी 242 गांव के तो हमने उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रजिस्ट्रियां हैं, वो करके उनको स्वामित्व का बना दिया है। लेकिन कितना 700 कितने गांव में भी काम चल रहा है, 700 के लगभग गांव में भी काम चल रहा है। आने वाले 6 महीने में उन सबको भी करेंगे और धीरे धीरे सब गाँव को करेंगे। इसको बाद में शहरों में भी लागू करेंगे कि शहरों की भी जो उनकी जो डायमेंशंस हैं, उनका जो लोकेशन है, आज जो जगह जगह इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, तो कम से कम हर एक की प्रॉपर्टी को किसकी है, कौन उसका मालिक है, वो प्रदेश में रहता भी है कि प्रदेश से बाहर रहता है। बहुत ऐसे लोग हैं, रहते कहीं हैं, आके चलो पैसा लगाना है तो लगा दो, कहीं गुड़गांव में लगा दो, हिसार में लगा दो, चंडीगढ़ लगा, पंचकुला लगा दो, तो सबका हिसाब किताब उनका लगाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा एक अब क्या कहूं, जब ये होगा तो एक शोर मचेगा, लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मचने दो, कोई बात नहीं। अगर शुद्धिकरण करना है तो शुद्धि तो धीरे धीरे ऐसे ही होगी। डायल 112 की सेवा सर्विस पुलिस की शुरू हो रही है। कहीं भी कोई घटना होती है, उसकी सूचना मिलते ही 15 मिनट में, चाहे गांव के दूर दराज इलाके में भी अगर वो कोई अपराध होता है, घटना होती है, कोई एक इमरजेंसी बेल बजती है, तो 450 गाड़ियां हरियाणा में लेस विद मैन पावर या जो उनके पास कम्युनिकेशन के जो सिस्टम है वो सब मिलेंगे कि कहीं का भी लोकेशन से कोई समाचार आया तो उसको अपनी लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। जीपीएस सिस्टम से ही कि ये व्यक्ति इस समय कहाँ है, उसका अपने आप जानकारी मिलेगी और वहां जो आसपास गाड़ी होगी उस लोकेशन पर उनको सिग्नल जाएगा और वो कौन सी गाड़ी दौड़ के वहां जा रही है इसका भी केंद्र को पता लग जाएगा। हेडक्वार्टर इसका पंचकुला रहेगा। तो उसमें कई प्रकार की सेवाएं ये सब जोड़ी जा रही हैं। सब्जी बागवानी की फसलें, जैसे मैंने बताया कि भावांतर में हमने 14 फसलें और जोड़ी हैं। पहले 5 फसलें थी, अब 19 हो गई हैं, उनका भी इसमें जोड़ा है। एफपीओस किसानों के बागवानी के ये बनाए हैं, जिसके अंदर अपने ग्रुप्स बना करके लोग अपने उत्पाद को मार्केट में कहीं भी एक छोटा दुकान लेकर के दिल्ली में, बड़े शहरों में कहीं भी बेच सकते हैं। उनको मंडी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है और अच्छे दाम पर उनको वो चीजें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपया वार्षिक प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया जाता है, हरियाणा में 17,69,000 किसानों को ये पैसा आया है और 1816 करोड़ रुपए आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत ये किसानों को मिली है। गरीब किसान इसको याद करता है कि हाँ, सीधा पैसा हमारे खाते में आ जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 12,80,000 किसानों को 2943 करोड़ रुपया मिला है, जबकि किसानों का जो प्रीमियम है वो लगभग 700-800 करोड़ है। ये ठीक है, उसमें प्रदेश सरकार का अपना भी योगदान होता है, लेकिन जनता के नाते तो जो किसान ने दिया वही है। अगर 800 करोड़ किसान का आया और 2900 करोड़ मिला तो किसान को 2100 करोड़ का फायदा हुआ है। दोनों मिला लें, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और किसान, फिर भी 2900 करोड़ से कम ही दिया हमने, मिला ज्यादा है। बल्कि हरियाणा की ओर तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पैसा ज्यादा ले लिया, अगली बार इसका रेट ज्यादा रखेंगे, जो होगा देखेंगे। लेकिन अभी किसान को इसमें लाभ है। पर्यावरण के नाते से प्राणी प्रबंधन का भी हमने काफी सिस्टम खड़े किए हैं। विशेष उसमें है कस्टम हायरिंग सेंटर के गांव के अंदर कोई भी एक व्यक्ति या संस्था या पंचायत वो प्राणी इकट्ठा करने के लिए जो संसाधन की आवश्यकता वो ले ले और फिर उसका नॉमिनल रेट रखे और फिर
बेलर उसकी बेल्स बना करके इकट्ठा करे और किसान को 1000 रुपया एकड़ अथवा 50 रुपया क्विंटल, लगभग 20 क्विंटल पराली निकलती है, तो 1000 ही बैठता है वो। तो इस प्रकार से कहीं कहीं अलग अलग हिसाब से इसको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि किसान को आमदन भी हो जाए। इकट्ठा करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर से वो ले जाए, अपना खुद अपना उपलब्ध उसके पास होता नहीं है इतना बड़ा साधन, तो हायरिंग सेंटर गांव गांव में बनाए जा रहे हैं। अभी तक 2866 कस्टम हायरिंग सेंटर ही बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष लगभग 2.25 लाख टन पराली की खरीद की गई है। पराली की कैसे खरीद हो, इंडस्ट्री में कहाँ का उपयोग हो, इसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं ताकि पराली वो जलाएगा तब नहीं जब उसका उपयोग होना शुरू होगा। तो केवल एक फायर करने से पराली रुक जाएगी ऐसा नहीं है, पराली उसके लिए आमदन का साधन बन जाए, तो इस ओर हम कर रहे हैं। इसमें हमने नारायणगढ़ और शाहबाद की जो चीनी मिल है इसमें भी पराली की खरीद हो, ये 2 जगह प्रबंध कर दिए हैं। और इसके अलग जो बायोगैस प्लांट है 5 की हमने लाइसेंस दे दिए हैं। ज्यादा बायोगैस प्लांट कैसे लगे इसमें सरकार सहायता कर रही है। इस पर सब लोग चिंतित हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। जो पराली नहीं जलाए पंचायत, एक भी पराली की घटना जहां नहीं होगी उस पंचायत को 10 लाख रुपया और विशेष अनुदान पंचायत को दिया जाएगा, ये भी हमने तय किया है। लड़कियों के कॉलेज अभी हमने इसी साल में 15 नए खोले हैं और जितने पिछले 48 साल में कांग्रेस की सरकारों में या जो और मिलीजुली सरकारें रही सब ने जितने लड़कियों के कॉलेज खोले उतने ही हमारे 6 साल में हो गए हैं। इसलिए लड़कियों के कॉलेज को विशेष प्राथमिकता दे करके, कुछ जगह पर अभी कोर्सेज कम हैं, अभी 2 ही कोर्सेज हैं। अब धीरे धीरे जहां कहीं पढ़ने वाले बच्चों की जो आवश्यकता है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से इस वर्ष में कोर्स भी और बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस महेंद्रगढ़ में कोरियावास, भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, यमुनानगर, कैथल और कुटेल, करनाल, इन स्थानों के ऊपर कहीं शुरू हो गए हैं, कहीं बन रहे हैं, कहीं कहीं शिलान्यास हो चुके हैं, भूमि पूजन होना है। तो हमारे इस कार्यकाल में ही समझो 2, 3, 5, 6, 7 मेडिकल कॉलेजेस नए शुरू किए गए हैं। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन कई जगह पर हमने मेडिकल की जो सीटें हैं वो बढ़ाई हैं। 2014 में 750 MBBS की सीटें थी सभी मेडिकल कॉलेज में, जो इस वर्ष 1750 हुई हैं। 1000 सीटें बढ़ी हैं। और ये जो सारे 6-7 मेडिकल कॉलेज आने वाले, कोई 2 साल में पूरा होगा, कोई 3 साल में पूरा होगा, तो ऐसा लगभग 1000 सीटें ये और बढ़ जाएंगी। तो ऐसा 2500-3000 सीटें, हम तो बल्कि कहते थे 2000 हमको आवश्यक हैं आगे अपनी आपूर्ति करने के लिए, लेकिन 2500 का प्रबंध हो गया। इसमें निश्चित रूप से बाहर के भी लोग पढ़ने के लिए जरूर आएंगे, हरियाणा के ही सारे होंगे ऐसा नहीं है। तो हमें अगर हरियाणा के 2000 डॉक्टर्स भी नए ऐड होते हैं तो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी हो पाएंगी। बिजली में बहुत अच्छा हमने सुधार किया। हमारा गांव हमारी योजना 3 साल से योजना चल रही है, लेकिन इस साल भी इसमें 300 गांव और जुड़े हैं। तो जो पहले 4400 थे वो 4755 हो गए। अभी और 2000 गांव बाकी हैं। अपने को पता है कि हर प्रकार का इलाका है, कहीं कहीं इसका विरोध भी है, कहीं इसका समर्थन मिला है। तो जो विरोध वाले गांव हैं उनको ठीक मौका पा करके, उनको समझा के, प्रसूव करके, हम चाहते हैं सभी 6700 गांव में 24 घंटे बिजली मिले। बहुत एक आवश्यकता ये है। इसका जो लाइन लॉस है हमारा, वो भी जो पहले कभी 30% होता था वो 19-20 में घट करके 17% हो गया है। टारगेट हमारा 15% से नीचे लाने का है। निश्चित रूप से इसको हम पूरा करेंगे। 50,000 सोलर पंप इसकी लगाने की जो परियोजना है उसको हमने शुरू कर दिया है, जिस पर 1700 करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें काफी जगह स्थानों पर लग भी चुके हैं और ये लगातार जारी है। ये हमें 50,000 सोलर पंप का टारगेट एक केंद्र से मिला है। निश्चित रूप से उसको लगाने से हमारी पावर की खपत भी कम होगी। सोलर बिजली से दिन के दिन में उसको ट्यूबवेल चलाने का एक लाभ हो जाएगा, इसलिए किसान की परेशानी भी खत्म होगी। खेलों में हमने इस बार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन अपने हाथ में लिया है, वो है खेलो इंडिया 2021 का। इसकी मेजबानी हमको पहली बार मिली है। पंचकुला केंद्र रख करके पंचकुला और आसपास के जिलों में इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जो पहले पार्टिसिपेंट्स थे उनको 15 लाख रुपए बाद में देते थे, लेकिन अब मैंने तय किया कि जो क्वालिफाई कर जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए, क्वालिफाई करते ही उसको पहले 5 लाख दे देंगे, ताकि अपनी तैयारी के लिए उसका पैसे का उपयोग कर सके। उसमें से और केवल पार्टिसिपेंट होने के बाद मिलेगा तो उसकी तैयारी के लिए तो कुछ मिला नहीं, बाद में 1500 रुपए ले जाकर के कहीं भी लगाएगा। तो पहले से उसको 5 लाख देंगे
10 लाख उसको बाद में देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका पर्वतारोहियों को पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, उनको भी 5 लाख रुपए की इनाम राशि उनके लिए भी तय की है कि कोई भी पर्वतारोही, कुछ चोटियां हैं निश्चित की हुई हैं, उन पर वो जाके आता है तो उसको 5 लाख रुपया उसको मिलेगा। भर्ती में खिलाड़ियों का आरक्षण ये भी हमने किया है, तो इसमें भी काफी लोगों को तो क्लास 1 की भी नौकरी मिली है, ऊपर की नौकरी मिली है। सामान्य ग्रुप डी में तो ये आरक्षण शायद 10% है, 10% आरक्षण में उनको बड़ी संख्या में और ये जो है लाभ उनको मिल रहा है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ हरियाणा, इसमें भी हरियाणा का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है इस बार। अब इसका एक बड़ा कारण मैं बताता हूं, जो वो है हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें। बहुत अच्छे अच्छे लोग सरपंच बने हैं, वेल एजुकेटेड, और उनको जो भी योजना होती है उसका पूरा वो लाभ उठाते हैं। उसके कारण से स्वच्छता में बहुत रुचि ली है, तो ग्रामीण क्षेत्र का हरियाणा को देश का पहला स्थान मिला है, शहरी क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। तो स्वच्छता अभियान में हम काफी आगे बढ़े हैं। महिलाओं की संख्या, पंचायत का चुनाव जो अगला आ रहा है उसमें 50% की भागीदारी ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसका भी नया जो बिल है वो इस बार हम विधानसभा में लेकर के आएंगे। रोजगार के नाते जैसे एमएसएमई में मैंने बताया 53 बड़े और 14,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग ये हरियाणा में इस एक वर्ष में लगे हैं, जिसमें निवेश के नाते 2400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 97,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला है, जो प्राइवेट उद्योग की बात है। आउटरीच कार्यक्रम हमने शुरू किया, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने बातचीत की, तो उस आउटरीच कार्यक्रम में 60 बड़ी कंपनियों ने अपने निवेश की सहमति जताई है। उसमें कई कंपनियां आ भी चुकी हैं, धीरे धीरे और आ रही हैं। फ्लिपकार्ट का एक ऐसा समूह है जो पातली हाजीपुर में, गुड़गांव के पास, वहां अपना जो आपूर्ति केंद्र जो बना रहे हैं, वेयर हाउसिंग, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस वो यहाँ बना रहे हैं पातली हाजीपुर में। ये भी उनमें से एक कंपनी है। एक वैट के रिफंड की समस्याएं बहुत आती थी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को या दुकान व्यापारियों को। हमने इसी एक वर्ष में 300 करोड़ रुपया वैट का रिफंड किया है और एक बहुत बड़ी राहत व्यापारियों को मिली है। जब ऑनलाइन वो अपना भरें, अगर पिछला कोई उनका रिफंड है तो ऑनलाइन ही उसको वापस जाता, फाइलें लेकर के किसी को आना नहीं पड़ता है। जल जीवन मिशन में भी 11,85,000 जल के कनेक्शन ये दिए गए हैं अभी तक, टोटल जो हो चुके हैं। उसमें कुछ ज्यादा इस साल के हैं, थोड़े पिछले साल के भी हैं, लेकिन ये जो टारगेट हमारा 28 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने जल के कनेक्शन ये पहुंचाने हैं। लगातार ये काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, इस नाते से भी जैसे आज भी जितने उद्घाटन शिलान्यास हुए उसमें अधिकांश काम सड़कों के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं। जितने 306 काम है आधे उसमें सड़कों के हैं, आधे काम जो है बाकी डिपार्टमेंट के हैं। और जो नेशनल हाईवे के भी हैं बड़े काम, एक जीटी रोड मधुबन से और कुटेल के बीच में 35 किलोमीटर का लंबा एक बाईपास करनाल का वो मंजूर हुआ है, नेशनल हाईवे ने इसको लिया है। पिंजौर बाईपास उसका काम चल रहा है। एक साल में पिछले साल 793 करोड़ रुपए की लागत से 2085 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया और 239 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। तो जैसा उसमें आज वाले सारे प्रोजेक्ट ये उसमें शामिल किए गए हैं। रेलवे के ऊपर ऊपरगामी पुल 3 और 52 रेलवे ऊपरगामी भूमिगत पुल, इसका निर्माण कार्य 3 पूरे हो चुके हैं, 52 का कार्य प्रगति पर है। तो ये लगातार अब हरियाणा का कोई भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर जहां कोई रेलवे का फाटक होगा। सबके सब मंजूर होकर सब पर काम हो गया। अभी डिस्ट्रिक्ट रोड्स बाकी हैं, तो जहां कहीं डिस्ट्रिक्ट रोड्स ज्यादा ट्रैफिक की होंगी उसका चयन करके अगले साल वो टारगेट रखेंगे। लेकिन अभी तो टारगेट ये पूरा हुआ हमारा नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, कोई भी अब फाटक वहां नहीं होगा। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम किया है। रेलवे में हरियाणा ऑर्बिटल रेल, एक 5,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो पलवल से लेकर के और कुंडली तक यानी केएमपी रोड के साथ साथ ये नया मंजूर हुआ है। इससे अब पलवल साइड का कोई भी व्यक्ति चंडीगढ़ जो जाना होगा जिसको, उसको दिल्ली के ट्रैफिक में आने की जरूरत नहीं है। बार बार से गाड़ियों को चलाने का ये प्रावधान रहेगा, चाहे वो मालगाड़ियां हो, सवारी गाड़ियां हो, और चाहे जो रन थ्रू गाड़ियां जानी हैं दिल्ली को छोड़ करके, तो उस ऑर्बिटल को रेल कॉरिडोर
से शुरू हो जाएंगी। जींद, हांसी, करनाल, यमुनानगर, ये नई रेलवे लाइन, इसका MOR उसको हमने दिया है ताकि उसका जल्दी से उसका DPR बना करके हमको दें। जैसा एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक की बनी है, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर कई फाटक हैं, वहां भी तो सब फाटक के ऊपर एक एलिवेटेड रोड ये बनेगा ताकि वहां भी सुविधा हो जाए। कोरोना की सारी उपलब्धियां पहले बताई जा चुकी हैं। हमने 1200 करोड़ रुपया इसके लिए गरीबों की मदद के लिए रखा था, उनके खातों में सीधा भी भेजा है। और राशन जो है मुफ्त में 154 करोड़ रुपए का 27 लाख परिवारों को गया। केंद्र की सहायता ही हमको मिली, अभी चल भी रहा है, नवंबर तक वो चलेगा। मजदूरों को उनके राहत शिविरों में जो 91,000 मजदूरों के उनकी व्यवस्था की, उनको घरों में भेजने के लिए लगभग 100 रेलवे ट्रेन और 5500 बसों का ये हमने उपयोग किया और 13 करोड़ रुपए का इस पर हमारा खर्च आया है। जो राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हरियाणा में हमने शुरू किया। सब प्रदेशों ने इसको बहुत सराहा है, लेकिन वो बना नहीं पाए कहीं भी। हमने ऐसे सब लोगों के जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, किसी भी प्रदेश का था, उसके अलग से DTR बना करके ऑनलाइन करके उनको सबको राशन जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति ये हमने दिया। 5 प्लाज्मा बैंक भी बनाए गए हैं। जो लोग जिनकी बॉडी क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज वो बन गई हैं, प्लाज्मा वो डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे डोनेशन के लिए 5 प्लाज्मा बैंक भी हमने बनाए हैं। 954 नए डॉक्टर्स जो मेडिकल ऑफिसर्स इनको इस समय में भर्ती किया गया है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसमें सबसे पहला स्थान पाया है। हालांकि हम इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी एनीमिया की डेफिशिएंसी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके हमारे नूह जिले में। लेकिन इस अभियान में अगर सारे प्रदेशों की तुलना की है तो जो भी एजेंसी है उन्होंने हरियाणा को उसमें प्रथम स्थान दिया है। हम इस पर और तेजी से काम करेंगे। अंत्योदय सरल परियोजना जो हमने लागू की, इसको भी गोल्ड अवार्ड मिला है कि जो गांव-गांव में, शहरों में अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र इन्होंने बनाए, ई-दिशा केंद्र बनाए, ताकि किसी को भी जो 565 योजनाएं हैं इसका लाभ, पहले जो लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे, चंडीगढ़ तक भी पहुंचते थे, आधा पैसा उनको मिलता था, आधा बीच में खाने वाला खा जाता था, अब वो डायरेक्ट अपना फार्म भरें और फार्म की सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद पैसा सीधा उनके बैंक में जाता है। बीच में ये जो बिचौली हैं बहुत बेरोजगार हो गए हैं, तो इनके प्रति भी सहानुभूति है। कोई ना कोई रोजगार करें, गलत रास्ते पर न चढ़ें, ये अपील उनको भी है। मित्रों, कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि इसमें बिंदु तो 147 है, लेकिन मोटे मोटे मैंने इसलिए रखे कि समय की भी मर्यादा है। और आपके माध्यम से भी इतना अपील करना चाहूंगा कि वर्तमान में फिर वही जो कोविड की जो महामारी है उससे बचने का एक प्रयत्न सब लोग करें। कोविड आने के बाद उसका इलाज तो थोड़ा बहुत हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मे है, लेकिन कोविड ना आए ये इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, इसमें व्यक्ति को अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार के मुखिया को ही नहीं बचा सकी तो कैसे किसी को बचाएंगे। इसलिए वो सावधानी खुद बरतनी पड़ेगी। मेरे से भी जो गलतियां हो मुझे मालूम है कि मैं किस किस को मिला, कहाँ गया, कौन कोविड वाले साथ थे। अब दोष किसी को नहीं है, इसलिए इस कोविड का जो फैलाव होता है इसको रोकना है तो व्यक्ति अपने आप रोकेगा। होने के बाद तो चलो हॉस्पिटल है, इलाज है, टेस्ट है, व्यवस्थाएं वो सब सरकार करेगी, लेकिन अपील ये है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इसमें मास्क का उपयोग करें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, इसमें सैनिटाइजर का उपयोग करें। इन सब बातों का ध्यान रखें सब लोग। तो आज के इस एक अवसर के अवसर पर आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एविएशन का जो सेक्टर है, कार्गो के लिए ये जो हवाई अड्डा बात हुई थी कि इसमें ये होगा, और एरो सिटी बना के यहाँ आसपास और ज़्यादा मतलब यहाँ उद्योग धंधे बढ़ें और लोगों को रोजगार मिले। चूँकि हिसार जो है यहाँ पानी की समस्या बहुत है, तो उस समस्या को देखते हुए कुछ यहाँ ऐसा डेवलपमेंट होगी और इस जो जिले का विकास हो, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, उसकी ओर हम अग्रसर हैं और संयोग से हिसार एक ऐसा आइडियल प्लेस है जो हरियाणा के सेंटर में लगभग है। जमीन की बस यहाँ कोई कमी नहीं है। आपने ठीक कहा कि पानी की थोड़ी समस्या है, लेकिन वो पानी हम अंडरग्राउंड पानी तो जो एक सीमा है उसकी, हम नहरी पानी का अगर यहाँ विकास होता तो नहरी पानी का पूरा उपयोग यहाँ करेंगे।
और यहाँ इंडस्ट्री को भी लाएंगे हम। यहाँ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं हैं वो सब हम खड़ी कर ही रहे हैं। एक प्रपोजल हमारा हिसार का जो साउथ सदर्न बाईपास, सदर्न कहेंगे, राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड, क्योंकि इधर का तो एक बना है, काम हमारा चल रहा है इस पे, ये तो ठीक है। ईस्टर्न वो थोड़ी होगा, ईस्ट तो रोहतक है, सदर्न है वो, नहीं उधर जाएगा, वहाँ ईस्ट से शुरू होगा लेकिन आएगा वो इधर, तो सदर्न ही माना जाएगा। क्यों? साउथ ईस्टर्न जो भी है, मतलब ये जो हांसी और इसके बीच में कौन सा गांव है, टोल प्लाजा जो है मैयड़, वहां से शुरू होकर के और राजपुरा रोड पर आकर के, राजगढ़ रोड पर आकर के मिलेगा। तो वो एक बाईपास की योजना नेशनल हाईवे को हम दे रखी है हमने, और मुझे लगता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एयरपोर्ट का जैसे आपको बताया कि इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। संयोग से दिल्ली से एक आइडियल डिस्टेंस है हमारा, बहुत अच्छा डिस्टेंस, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत नजदीक भी नहीं है, 150 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। और दिल्ली का एयरपोर्ट अब कंजेस्टेड हो गया, उसकी कैपेसिटी जिसको कहना चाहिए को पूरी फुल हो गई है। अब उसके बाद वो नए एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है हमारा और जेवर का, उत्तर प्रदेश का जेवर का। जेवर वालों को अभी जमीन नहीं मिली है, वो तो झगड़े लड़ाइयां शुरू हैं, पता नहीं कब निपटेगा। हमारे पास संयोग से जमीन है, तो एक एक कदम हमारा आगे बढ़ रहा है। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पहले तो शायद जेवर की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, लेकिन अब हमारी तरफ आ गए हैं, और उसमें हमारा योगदान है। वो हमारे पास जमीन का जो लैंड बैंक है वो एक बड़ा फैक्टर है। आज